जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग सभी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते होंगे। और ये टॉपिक है हमारे संविधान का। वो कौन सा टॉपिक हो सकता है ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में अगर मैंने ऐसा कहा कि हमेशा एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके जहन में टॉपिक तो याद आ ही गए होंगे। आप तुरंत सोच लिए होंगे यार, या तो वो फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, या तो वो फंडामेंटल ड्यूटी हो सकते हैं, या तो वो ड्यूटी हो सकते हैं, या फिर डीपीएसपी हो सकते हैं, या फिर संविधान की विशेषताएं हो सकती हैं, या विशेषताएं होने के साथ साथ कौन सी चीज कहां से ली गई ये हो सकता है, या संसद हो सकती है, या विधानमंडल हो सकता है। आपके दिमाग में ये सब आने लगा हुआ है ना कि अगर संविधान का टॉपिक है तो इतने सारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इतने सारे टॉपिक हैं जो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, इन्हीं में से एक टॉपिक है। अब वो कौन सा है, इस पे हम कुछ इस चीजों से विचार करके समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, आप जिस देश काल में रह रहे हैं, आप जहां भी रह रहे हैं, जिस भी देश काल में रह रहे हैं, आप वहां पे कुछ चीजें कॉमन देखते होंगे, जैसे आर्थिक असमानता, भेदभाव, है ना, भेदभाव। इसके साथ ही कुछ लोगों के साथ गरिमामय जीवन या आत्मसम्मान जैसी चीजें नहीं मिल पाती हैं, कुछ लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं होती है, कुछ लोगों के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं, और कुछ लोगों को रोजगार की अच्छी दशाएं नहीं मिल पाती हैं, और कुछ लोगों को काम पाने का, शिक्षा पाने का, लोक सहायता पाने का विभिन्न प्रकार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमें कभी कभी शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, कभी कभी हमें शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, कभी कभी हमें अपने एक ही काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें समानता की बात करनी पड़ती है कि यार तुमको उसी काम के 8 घंटे काम करने के तुमको 500 रुपये मिल रहे हैं और वही काम मैं भी कर रहा हूँ तो मुझको उसमें 400 रुपये मिल रहे हैं। इसके साथ न्याय की भी बात की जाती है कि तुम्हें तो बताओ न्याय इतने अच्छे से मिल जाता है और हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, बल्कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, इस सेंटर से लेकर के जमीन तक पहुंचे, इस सेंटर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे। इस प्रकार की बातें में भी हम देखते हैं। आर्थिक पिछड़ापन देखते हैं हम। आर्थिक पिछड़ापन, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है। आर्थिक असमानताएं देखते हैं, प्रतिष्ठा के आधार पर असमानताएं देखते हैं। कुछ लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं, कुछ लोगों को हम हे की दृष्टि से देखते हैं, अपमान की दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनका क्या है ना, इनका क्या, इनको तो गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, ये ऐसी सारी चीजें इनको तो वरदान में ही मिली हुई हैं, तो इन लोगों से हमें क्या लेना देना, इनके गरिमा में जीवन, इनके आत्मसम्मान, इनकी प्रतिष्ठा से हमें क्या लेना देना, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लेना देना। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजें, इसी के साथ साथ हम कभी शक्ति का पृथक्करण भी देख लेते होंगे, कभी कभी हम ये भी बोलते होंगे कि राज्य क्या होता है और राज्य की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम, मुझे लग रहा है, समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अब तो समझ गए हैं आप, इतना वीडियो देखने के बाद अब आप समझ गए हैं कि हम लोग बात करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में। वेरी गुड, इतना प्यारा टॉपिक है ये, और इतनी सही। आप एक बार इसको निहार लीजिए, ध्यान से इसको निहार लीजिए और इसको देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी 10 मिनट में सारे आर्टिकल ये जो इधर है ये आपके अंदर पहुंचने वाले हैं, ये आपके अंतरात्मा में पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इनको देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमेशा चीजें याद होती हैं, करत अभ्यास के जब जड़मति होत सुजान, तो एक से एक अच्छे सुजान अभ्यास कर करके अच्छे से अच्छे जड़मत जो होते हैं वो भी सुजान हो जाते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है। अभी देखो, आप अभी जस्ट अंदर जाने वाले हैं। इतनी सारी मैंने अभी 4 मिनट में बातें की। आप सोचो मैंने कितने सारे आर्टिकल बोल दिए थे। उसमें मैंने राज्य की बात कर दी थी, है ना, उसमें मैंने राज्य की डेफिनेशन की बात भी कर दी थी, समान न्याय की बात, मतलब जो समान न्याय है, समान कानून है, ये समान काम के लिए समान वेतन है, लोक सहायता है, शिक्षा पाने का अधिकार है, लोक सहायता है, काम पाने का अधिकार है, कि कुछ ऐसी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डीपीएसपी आखिर है क्या। इन चीजों पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत काम की बात है। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा, क्योंकि 36 से 51 तक आपके जो आर्टिकल हैं आपके अंदर जाने वाले हैं। सो दोस्तों, बी कंसंट्रेट,
बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको देखना है, समझना है। ये रटने वाली चीज को ये है, इतने सारे आर्टिकल बोल दिए थे, समान कान, एक देश में समान नागरिक संहिता, है ना, स्मारक की बात कर दी हमने, शिक्षा की बात कर दी हमने, शक्ति के पृथक्करण की बात कर दी, 51 में विदेश संबंधों की बात कर दी, है ना, 48 में हमने 48 की बात की, 49 की बात की, स्मारकों की बात की, 48 के क की बात की, 47 की बात की, 47 में हमने देखा कि क्या है। तो सबसे पहले 36, 37, 39, 40, तो ये जो आर्टिकल है, 40 में हमने पंचायत की बात कर दी थी, लोक सहायता की बात कर दी थी, उद्योगों की बात कर दी थी 43 में। तो ये आप देखो कि 43 का मैं उद्योगों की बात कर दी थी। तो ये जो आर्टिकल है अभी जस्ट आपके अंदर जाने वाले हैं। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली एंड we need to concentrate and we need to focus on all these type of points। ओके दोस्तों, बहुत मजा आएगा, अभी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं क्या, इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे पास कुछ अधिकार हैं, है ना, जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और ये 12 से 35 तक हैं। 12 में डेफिनेशन है। जब 12 में डेफिनेशन है, मौलिक अधिकारों के शुरू होने से पहले डेफिनेशन है, तो क्या डीपीएसपी के साथ हम भेदभाव कर देंगे का? उसके स्टार्ट होने से पहले भी तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, किसकी? राज्य की। तो 36वां जो आर्टिकल है उसमें राज्य की डेफिनेशन है कि राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य में हमेशा 4 चीजें होती हैं, संप्रभुता होती है, जनसंख्या होती है, क्या होती है? संप्रभुता होती है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है और उसका भूभाग होता है। चारों चीजें आप देख लीजिए, बहुत मजा आएगा इस व्हाइट बोर्ड पे आज, है ना। अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, बट क्या हम व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड नहीं बना सकते हैं क्या? अरे बना सकते हैं। चीजें अंदर पहुंचनी चाहिए, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो, चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो ऑपरेशन व्हाइट बोर्ड हो और चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो। चीजें अंदर पहुंचने से मतलब है, हमें समझ में कितनी आती है इससे मतलब है। कभी ना कभी अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा, क्यों नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। देखो, ये सरकार है, ये संप्रभुता है, ये जनसंख्या, ये भूभाग है, ये 4 चीजें मिलकर के बनाती हैं राज्य। क्या बनाती हैं? राज्य। तो राज्य बनाती हैं जिसका अपना संप्रभुता होती है, सरकार होती है, भूभाग होती है, जनसंख्या होती है। अब राज्य का सीधा सीधा मतलब समझ लेना आप, जैसे एनटीपीसी है, राज्य है, सरकार है, राज्य है, विधानमंडल है, राज्य है ना, राज्य, क्योंकि उनके पास अपनी एक इकाई है। एनटीपीसी, सेबी, ये जो भी है, एसबीआई क्या है? राज्य है, क्योंकि डीएम, एसपी क्या है? राज्य है, क्योंकि राज्य की इकाई है वो, है कि नहीं है, उनकी ड्यूटी है। तो वो किससे जुड़े हुए हैं? राज्य से जुड़े हुए हैं। और राज्य की संप्रभुता समझ रहे हैं, आपकी सर्वोच्च शक्ति है, राज्य निर्णय लेती है। तो आर्टिकल 36 पता चल गया। डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी जैसे हमारे पास 51 में काम कर्तव्य है ना, कि हमें राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य करना है, वैसे ही जो डीपीएसपी है वो सरकार के कर्तव्य हैं। कौन बोलता है ऐसा? बोलता कौन है? ऐसा बोलता है आर्टिकल 37। ये देखो आप, अब देखो, अभी आप बोल रहे थे कि आप इधर 36 की बात कर रहे थे, अब इधर आप 37 में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पहुंचेंगे। ये देखो 37 क्या बोलता है? डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत, डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है और इनको लागू कराने का कर्तव्य, इसको लागू कराने का कर्तव्य किसका है? सरकार का है, राज्य का है, स्टेट का है। किसका है? स्टेट का है। तो ये लागू काहे नहीं कराए थे? जब संविधान बन रहा था तो इनको भी लागू करा दिए होते। देखो दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम इतने ना तो सामाजिक रूप से इतने स्ट्रांग थे, ना आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग थे। हमें पता है कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है, हमको आर्थिक रूप से जर्जर कर दिया था, सामाजिक रूप से हम वैसे भी कमजोर थे, आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, अपनी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, समाज में तरह तरह के भेदभाव हैं। आज भी आप तरह तरह के भेदभाव हैं, ईर्ष्या है, बेमनस्यता है, जलन है ना, ये सब चीजें हम आज भी देखते हैं। तो जब समाज में शिक्षा के आधार पर पिछड़े हुए हैं, भेदभाव है, असमानता है, अस्पृश्यता है, तरह तरह की समस्याएं हैं, महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, लैंगिक भेदभाव है, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक शोषण है, घरेलू हिंसाएं हैं, महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं। तो वैसे ही हमारे पास बहुत समस्याएं थी, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम डीपीएसपी को भी मौलिक अधिकार की तरह बना दें। बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या है। मौलिक अधिकार जो है वो हमारे अधिकार हैं जिनके हनन के बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें डीपीएसपी नहीं मिलते ना दोस्तों, तो इसको मांगने के लिए हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात यह वाद वियोग नहीं है। एक चीज और पता चल गई कि यह वाद वियोग नहीं है।
क्या नहीं है, ये वाद्य योग नहीं है। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा क्यों नहीं आएगा? इतना वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यू आर सेइंग दैट यू आर इंटरेस्ट यू आर एंजॉयिंग और नॉट एंजॉयिंग। Obviously we are enjoying because it is a very good topic. So we need to focus right now on and all these type of points. Okay, टूटी फूटी जैसी बनती है, बोल लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 37 हो गया। डीपीएसपी क्या है? राज्य के कर्तव्य है, क्या करना है राज्य को, इनको लागू कराना है, कहाँ लागू कराना है, जिन लोगों को जो अधिकार नहीं मिले हैं उनको वो अधिकार देना है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से उनको मजबूत करना है। जैसे आप देखो कोई SC/ST है, अगर उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो वो सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पहले ही वो लोग पिछड़े हुए हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं है, सम्मान नहीं है और गरिमा में जीवन नहीं है, ऊपर से आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े। दोस्तों एक बात बताओ, अगर वही SC/ST अगर आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाए तो क्या सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा और धन दौलत का तो हर कोई सम्मान करता है। तो जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, सामाजिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है, उसको आत्मसम्मान और गरिमा में जीवन मिलने लगता है। मिलने लगता है कि नहीं मिलने लगता है? बिल्कुल मिलने लगता है। तो दोस्तों ठीक है, 36 राज्य की डेफिनेशन हो गया। 37 में क्या हो गया? कर्तव्य हो गए किसके? राज्य के। क्या करना है? डीपीएसपी को लागू कराना है। 37 हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हमने देख लिया कि ये वाद्य योग नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन पर अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं कर सकते कि हमें रोजगार का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हमें इस चीज का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हमें काम पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार है, तो सरकार क्यों नहीं दे रही? हालांकि सरकार प्रयास करती रहती है, अपने स्तर पर राज्य प्रयास करता रहता है कि हम इनको डीपीएसपी को जो भी कानून बनाएंगे वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे ना, बिल्कुल बनाए जाएंगे। तो पहली बात देख ली कि ये क्या है, ये राज्य के कर्तव्य हैं, जैसे हमारे कर्तव्य हैं 51 के काम है, वैसे ही राज्य के कर्तव्य है। ये 37 में ऐसा कहा गया है, सामान्य लेमैन भाषा में हम समझते हैं कि राज्य के कर्तव्य हैं जो उनको करने हैं। जब भी वो विधि बनाएंगे, कानून बनाएंगे तो इनको याद रखेंगे। क्यों लाया गया इनको? ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। क्यों लाया गया? ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास सुनिश्चित किया जा सके और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, ताकि पुलिस राज्य स्थापित ना हो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा शासन ना हो, है ना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास को हम सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही साथ न्याय देख लो, उच्च आदर्श से समानता और सुसमता का हम लोग न्याय स्थापित कर सकें। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के साथ उच्च आदर्श, समानता, स्वतंत्रता जैसे मानदंडों को हम जमीन पर स्थापित कर सकें, हम उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ले जा सकें, ताकि सभी लोगों को उनके अधिकार मिल जाए, कोई भी अपने अधिकारों से वंचित ना रहे, वो किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई किसी के अभाव में ना रोए, किसी को बाहर रोजगार करने के लिए ना जाना पड़े, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके वो अपने घर पे ही रहे, रोजगार करे, इसको काम का जो है अधिकार मिले, वो अपने यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना जीवन निर्वाह करे, अच्छी तरीके से रहे। तो ये हो गया हमारा क्या, क्यों लाए गए, क्यों हो गया। अब बताओ कहाँ से लिए गए। तीसरी बात, पहले है तो क्या, दूसरा है क्यों, फिर कहाँ से लिए गए। तो हमने इसको आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया? स्पेन से लिया है। ये देख लीजिए आप, कहाँ से लिया? आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया? स्पेन से लिया। देख लिया 37 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मोटिव है। ये न्यायोचित नहीं है, देख चुके। डॉक्टर बाबा साहब ने इसे विशेषता वाला बताया है, अर्थात इसको विशेषता वाला बताया है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों संविधान की आत्मा है, दोनों संविधान की आत्मा है। मूल अधिकारों के साथ डीपीएसपी को अगर मिला दिया जाए तो संविधान की आत्मा है। और ऐसा ही ग्रीनविल ऑस्टिन भी बोलते हैं कि मौलिक अधिकारों अगर डीपीएसपी को मिला दिया जाए तो ये संविधान की आत्मा है। दिस इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी अगर हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, वास्तव में इनको दोनों को व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं, तो यही है हमारा सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ये आत्मा है। ग्रीनविल, आइंस्टीन और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों लोग ऐसा बोलते हैं। यहाँ तक का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। डीपीएसपी आर्टिकल 36 बता दिए, राज्य की परिभाषा है। 37 राज्य के कर्तव्य है को जब भी वो कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाए। जैसे आप एक बात बताओ, क्या आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की बात क्या आर्टिकल 40 में नहीं की गई?
की गई है, जो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है, क्या ये गांधीवादी डीपीएसपी नहीं है? गांधीवादी, इसको तो आप सब लोग जानते हैं, एक गांधीवादी है। तो क्या आज वर्तमान में 74 अमेंडमेंट के अनुसार हम लोग पंचायती राज व्यवस्था स्थापित नहीं किए हैं ना? तो यही देखो कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया। वहीं 45 के अकॉर्डिंग क्या शिक्षा दिलाने की बात नहीं की जा रही थी? 45 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या शिक्षा दिलाने की बात नहीं की जा रही थी? शिक्षा, सबको शिक्षा दिलाने की 14 वर्ष तक की बात की जा रही थी। तो क्या हम लोगों ने मतलब कि आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बना दिया है। और इसकी बात कहाँ की गई है? इसकी बात फंडामेंटल ड्यूटी में भी की गई है 11वें में, कि हम प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दिलाए। प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाए। फ्री और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो क्या 45 में इसकी बात नहीं की गई थी? तो ऐसे आर्टिकल याद हो रहे ना, 36, 37, 36, 37, 40, 45, 46 तो पता ही है, कॉमन सिविल कोड, मतलब कि समान नागरिक संहिता। 46 तो पता ही है। 50 आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या है। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण है। 51 कौन नहीं जानता है? विदेश संबंधों की बात की जा रही है ना? की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो यहाँ देख लो, राज्य की डेफिनेशन हो गई। जो राज्य है वो एक ऐसी इकाई है जिसके पास अपनी सॉवरेनिटी होती है, जिसके पास अपनी पॉपुलेशन होती है, जिसका अपना भूभाग होता है और जिसका अपना एक गवर्नमेंट होता है, उसको हम राज्य कहते हैं ना? राज्य बिल्कुल कहते हैं। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। अब डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। हम एम लक्ष्मीकांत से इन फैक्टों को देखे हैं कि किस प्रकार से वो डिवाइड कर रखे हैं। तो जो समाजवादी है, उदारवादी है और गांधीवादी है, तो समाजवादी में देखो 38, 39, 41, 42, 43। जहां भी समाज की बातें आ रही हों, समझ जाना कि समाजवादी है। जहां भी समाज को ज्यादा महत्व दिया जा रहा हो, समझ जाना कि ये समाजवादी है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन से समाजवादी हैं, कौन से गांधीवादी हैं, कौन से उदारवादी हैं। और मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपको ये लिखने के बहुत काम आएंगे, इसको बहुत काम आएंगे लिखने के। तो आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। उसी पॉइंट पे आ जाओ जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, वहां पे कही गई थी ना बात की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे देखो, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों में समानता। आय, प्रतिष्ठा, सभी की समान आय की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि देश में कोई भूखा सो रहा हो। हम ऐसे नीतियां, कानून बनाएं कि सभी लोगों तक आय पहुंच सके, है ना? तो आय, प्रतिष्ठा, समानता, अवसर, इन सब चीजों में हमें समानता लाना है और असमानता को खत्म करना है। ये कौन बोल रहा है? 38 बोल रहा है। 39 तो आप सभी लोग जानते ही हैं। 39 का जो का बोलता है वो न्याय की बात करता है, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। इसके साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। कौन सा? 39 का। इसके बाद सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण के सार्वजनिक वितरण की बात करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसका ऐसे उपयोग किया जाएगा ताकि अंतिम व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। यहाँ पे करप्शन, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। जो कुछ भी किया जाएगा वो देश के, राष्ट्र के विकास के हित में किया जाएगा। इसको कहाँ देखेंगे? 39 के घ में देख रहे हैं हम लोग। ग में धन का समान वितरण है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा करोड़पति, अरबपति ना हो जाए कि अन्य लोगों के पास पैसा ही ना रहे। तो धन के समान वितरण पे हम लोग टैक्स सिस्टम देखते हैं। कुछ लोगों पे ज्यादा टैक्स लगता है, कुछ लोगों को टैक्स फ्री होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए व्यक्ति ताकि दूसरे के संसाधन पर कब्जा कर ले। हम लोगों ने समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखी थी कि नहीं देखी थी? वैसे ही है कुछ ये। 40 हो गए, 39 के तीनों चीज हो गए। 39 के का में क्या है? न्याय की बात की जा रही है, समान वेतन की बात की जा रही है। इसके बाद जो गा में है धन संपत्ति के समान वितरण की बात की जा रही है। इसके बाद आप देखो 40 तो पता ही है आपको, 40 तो गांधीवादी है। तो 41 में आ जाएगा काम शिक्षा पाने, बेगारी बुढ़ापा में सुरक्षा। काम शिक्षा पाने और बेगारी बुढ़ापा में सुरक्षा की बात की जा रही है। कौन करेगा सुरक्षा?
राज्य ही तो करेगा। हम एक राज्य में रह रहे कि नहीं रह रहे, एक देश में रह रहे हैं, तो इस देश का कर्तव्य। इसीलिए देखो सरकार जो भी स्कीम्स बनाती है उसके सेंटर में कौन होता है? दलित है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, SC हैं, ST हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं। आप देखना कभी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को फोकस किया जाता है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को आप हमेशा सोचना है इसको कि सरकार योजना बना रही है तो वो किसके लिए बना रही है, आखिर वो योजनाओं का क्रियान्वयन हमें किसके लिए करना है या किसके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे। 42वां काम की न्याय संगत दशाएं, मनोचित दशाएं। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं की जो बात की जा रही है 42 में की जा रही है कि जो हमें काम दिया जा रहा है उसकी न्याय संगत दशाएं होना चाहिए और हमारे मन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं मतलब मनोचित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हमारा शोषण कर रहे हैं, इस प्रकार की काम दे रहे हैं कि हमारा आर्थिक मानसिक सामाजिक शोषण हो रहा है, इस हमारा मानसिक शोषण हो रहा है, तो इस प्रकार से हमें काम नहीं चाहिए। काम ऐसा दो जिसमें हमारा शोषण भी ना हो। तो ये जो हमारा होता है कि मनोचित, और ये मनोचित है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाएं। प्रसूति की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर। ये सब कौन बोल रहा है? 42 बोल रहा है। 43 में कर्मगारों के लिए जीवन निर्वाह की बात की जा रही है कि जो कर्मगार हैं उन लोगों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि उनके जीवन निर्वाह की बेहतर व्यवस्था हो सके। ये 43 हो गया। 43 का जो का है वो उद्योगों के विकास की बात करता है और बाद में हम लोगों ने समितियां की बात देख ली थी, इसलिए समितियां बनाई जाएंगी। तो 43 हो गया। 44 में तो पता ही है आपको समान नागरिक संहिता है। 45 जो है एजुकेशन है। 46 जो है कमजोर वर्गों को हम लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। 47 देखो गांधीवादी है। 47 में देखो गांधीवादी कौन कौन से हैं? 40, 43, 43B, 47, 46 है। तो 46 तो देख ही लिया हम लोग, कमजोर वर्ग, SC ST ये सारे लोगों का विकास करना है। 47 में क्या है? 47 में पोषण आहार है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ड्रग्स है और ये नशीली पदार्थ है, नशीली दवाएं हैं, इन पर हमें प्रतिबंध लगाना है। ये कौन बोल रहा है? 47 बोल रहा है। 48 में देखो आप, 48 का देखो पर्यावरण की बात कर रहा है। और 48 में आप एक चीज देख लीजिए, क्या 48 में है कि गाय बछड़ा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक है और नस्लों में सुधार है। गाय बछड़ा और अन्य दुधारू जो पशु हैं उनकी बलि पर रोक है और इनकी नस्लों में सुधार की बात की जा रही है। किसमें? 48 में। और 48 के काम में पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है। 49 में हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो भी कलात्मक स्मारक हैं या जो भी स्थल हैं जो भी वस्तुएं हैं उनके संरक्षण और संवर्धन की बात की जा रही है। इसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की जा रही है। किसमें? 48 के काम में। राइट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद आप उदारवादी देख लो। 48 हो गया। 49 तो पता ही चल गया, स्मारक हो गया, स्मारकों की सुरक्षा। 50 तो पता ही है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। तो उदारवादी में 48 का है, 49 है और 50 है। तो उदारवादी है। उदारवादी मतलब बहुत जो मतलब समाज के विकास को तो ध्यान में रखते ही है, बट कानून को बहुत सरल और सहज बनाना चाहते हैं वो। इस प्रकार की जो विचारधारा होती है उदारवादी होती है। तो हम लोगों ने इसको देखा, इससे नहीं घबराना है। बाकी आप M लक्ष्मीकांत से बार बार रिविजन करती रहिए। 41 देखा, 42 देखा हमने। 41 में काम, शिक्षा और रोजगार पाने का, जो हम लोग रोजगार के पाने की बात कर रहे हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हम सबको रोजगार मिल सके, हम सब लोगों को रोजगार मिल सके ताकि हम एक बेहतर जीवन यापन कर सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आप इसको एक बार और देख लीजिए कि किस प्रकार से इसको बनाया है हमने, क्या है, क्यों है, कहाँ से लिया गया और क्या ये न्यायोचित है, नहीं है। ये हमारे DPSP है। इसके उच्च आदर्श है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राज्य का कर्तव्य है कि वो विकास को आगे ले जाए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, भूल जाते हैं बार बार।